बड़ा तो प्रेसिडेंट है, क्योंकि बड़ी पोस्ट किसके पास है। और मैं कहूंगा काम ज्यादा किसको करना है, पार्लियामेंट में जवाब किसको देना है, तो लोगों का प्रतिनिधि कौन है, तो जवाब है प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, पर मैंने कहा नॉमिनल हेड कौन है, कंट्री को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर पीस। प्रेसिडेंट पावरफुल है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट। समझ में आया, हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को 42nd अमेंडमेंट द्वारा, कीवर्ड याद कर लीजिए, 42nd अमेंडमेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट वही करे जो कि कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब है प्रेसिडेंट हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। समझ में आया, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी नहीं चला सकती। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए सारे सिमिलर चीजें हैं, सारे क्वालिफिकेशन वही है जो लोकसभा के, ऑल बस चेंज कहां है, ये चेंज कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज। सर ज्यादा क्यों एज, अरे भाई पोस्ट भी तो बड़ा है, तो आदमी भी तो उम्र दराज होना चाहिए ना। समझ में आया क्या है, तो प्रेसिडेंट की एज कितनी है, 35 ईयर कम से कम होनी चाहिए। और बाकी सारा मैंने कहा वो सारा क्वालिफिकेशन जो कि लोकसभा का वो सेम चलेगा। और A person shall not be eligible for the election of the president if he holds any office of profit। किसी भी तरह का लाभ का पद, मैंने कहा था वो पहले से ही क्या है, कोई प्रॉफिट का होल्ड कर रही है ऑफिस, कोई पहले से ही पैसा कमा रही है गवर्नमेंट के अंदर में, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, अगर कोई ऑफिस है उनके पास, कोई पद है, तो वो छोड़ना पड़ेगा, वरना प्रेसिडेंट का नहीं फंस सकता। अब हमारे देश में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए किसका यूज होना पड़ता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये कॉलेज नहीं है जहां पे पढ़ाई हो रही है, बल्कि ये एक तरह का सेटअप है। क्या है ये एक तरह का सेटअप, देखिए इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज सारे यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली के, पुडुचेरी के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सारे असेंबलीज। इलेक्टेड मेंबर याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर, सर नॉमिनेटेड मेंबर, अरे वो मेंबर जो चुनाव जीत के नहीं आए हैं, जिनको गवर्नर ने बनाया अपनी इच्छा से, उसको कहते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फेवर करने लगेंगे ना, वो तो फेवर करने लगेंगे, जिसने मुझे नॉमिनेट किया मैं तो हमेशा उसका पक्ष लूंगा, इसीलिए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि। समझ में आ गई, ये सारे लोग क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज को बनाते हैं। मतलब इसमें डिसाइड होगा प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा। क्लियर, आइए पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट। तो प्रेसिडेंट हमारे देश में कैसा इलेक्ट होता है, जवाब है इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। सर ये सर इनडायरेक्ट क्या होता है, देखिए हमने चुना किसको, मेंबर ऑफ लोकसभा को, हमने चुना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो हमने इनको चुन लिया, हमने इनको अपना मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बनाया। अब ये लोग किसको अपॉइंट कर रहे हैं, ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। ये लोग, मैं नहीं जा रहा प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना, मैं और तुम आम नागरिक जो 18 साल के हैं वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हमने जिनको चुना, हमने जिनको अपना लीडर बनाया, वो लोग क्या कर रहे हैं, देश का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। इसीलिए इसका इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट। बात समझ आ गई कैसा इलेक्शन है। तो कौन चुनेगा, मैंने पहले बता दिया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, दो नाम दिए, दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बात करें आगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स अलाउड नहीं है। एक प्रेसिडेंट व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है, मान लीजिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है प्रेसिडेंट बनना चाहता है, क्या मैंने कहा, कोई ए नाम का व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कौन, ए को प्रेसिडेंट बनना है, तो बस वो आएगा कहेगा हमें प्रेसिडेंट बना लो, हमें वोट दे दो, अरे नहीं, भगा दिया जाएगा उसको। ऐसा तो नहीं होता है। इसके नाम का, ए के नाम का कम से कम 50 आदमी, 50 आदमी मतलब 50 मेंबर, 50 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे, 50 मेंबर इसका नाम प्रपोजल देंगे, कितना, 50 मेंबर्स इसको प्रपोजल देंगे कि हम चाहते हैं कि ए को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और 50 और मेंबर, ठीक है ना, और 50 और मेंबर इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। 50 इसको प्रपोजल देंगे, 50 इसका प्रपोजल देंगे, ठीक है, प्रपोजल मतलब इसके लिए करेंगे, और 50 इसको सपोर्ट करेंगे। तो कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चाहिए। इतना आसान नहीं है, कोई भी तुम्हें खड़ा हो जाएगा आलू चालू सड़क छाप आदमी। 100 मेंबर चाहिए इसको क्या करने के लिए, इसको नॉमिनेट होने के लिए, कि हाँ मैं आऊंगा इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। 50 प्रपोजल करने वाले और 50 इसको सपोर्ट करने वाले। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। कहां पे होगा इलेक्शन, मैंने कहा इलेक्टोरल कॉलेज होगा। कैसे इलेक्शन होगा, मैंने कहा इनडायरेक्ट। क्यों सर इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अगर डायरेक्टली इलेक्ट होगा, जैसे और मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं, तो ही बिकम द सेंटर ऑफ पावर। क्या बन जाएगा, तब वो लोगों के लिए दुश्मनी का कारण बन जाएगा। कीवर्ड क्या है, ही विल बिकम द सेंटर ऑफ पावर, लोग उसके साथ नफरत करने लगेंगे। बात समझिएगा। और क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट मे नॉट बी, कीवर्ड देखिए, प्रेसिडेंट मे नॉट बी द नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो देश में पहले से ही रूल कर रही है, जिसके पास मेजॉरिटी है, उसी का आदमी है। अगर ऐसा लगने लगेगा तो लोग प्रेसिडेंट पे विश्वास नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट एक इम्पार्शियल व्यक्ति होना चाहिए, वह किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, वह किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा, किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होगा, और इम्पार्शियली क्या करेगा, देश को गवर्न करेगा, वह सबको बराबर लेके चलेगा। इसीलिए पावर पॉलिटिक्स का वो कारण न बने, इसीलिए क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। समझ में आया, और कॉन्फ्लिक्ट न करे। ठीक है, प्रेसिडेंट शुड नॉट बिकम दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। अलग अलग पार्टियों के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव कॉन्फ्लिक्ट का कारण न बन जाए, इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब प्रेसिडेंट चुन लिया गया तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, तो देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन सा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है,
जो हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो सबसे बड़ा जज होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। कौन ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाएंगे। जो देश का चीफ जस्टिस होगा, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज दिला देगा। क्या ओथ में क्या लिखा होता है कि वो अपनी अपनी क्या करेंगी, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगी, देश की सेवा करेंगी, ये तो होता ही है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना है जज का, प्रेसिडेंट का? 5 साल। सिर्फ राज्यसभा के मेंबरों का टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में 6 साल होता है, पर मैंने कहा लोकसभा में, मैंने कहा लोकसभा में, और मैंने कहा लोकसभा में, और मैंने कहा बाकी सारे स्पीकर की भी 5 साल की पोजीशन है, ठीक है, प्रेसिडेंट की भी 5 साल है। अब नए चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। मैंने अभी करंट पढ़ा है 51st चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। हाँ, हमारे जो प्रेसिडेंट जो हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन दिलाता है, उनको ओथ ऑफ ऑफिस कसम कौन दिलाता है? तो मैंने कहा चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कब खाली कर सकती है अपनी पोस्ट? अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर जाए। अब क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट रिजाइन करेगी तो किसको अपना रेजिग्नेशन भेजेगी? तुम बताओ भाई। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देगा, याद रख लो, मैंने बताया था। इफ अ स्पीकर हैज टू रिजाइन ही हैज टू गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। तो प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? हु विल प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? हाँ बताइए। चलिए, जब तक मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा उसको जगदीश धनखड़ जी को, जो कि करंट में कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पद खाली है, तब तक प्रेसिडेंट का काम कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, मैंने पहले बताया था, इंपीचमेंट की प्रोसीजर से निकाला जा सकता है। अब इंपीचमेंट का प्रोसीजर ध्यान से समझिए। इंपीचमेंट, आज तक भारत में इंपीचमेंट नहीं हो पाया है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमारे देश में इंपीचमेंट के प्रोसेस से नहीं निकाला गया है। एक जज के खिलाफ इंपीचमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ आज तक इंपीचमेंट नहीं हुआ है। और अमेरिका में तो बिल क्लिंटन नाम के प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट नाम के प्रोसेस से निकाला भी जा चुका है। हाँ, अमेरिका की बात कर रहा हूं, अब बात कर रहा हूं, आगे आओ। अब बात करता हूं हमारे देश में इंपीचमेंट होगा तो क्या प्रोसीजर होगा। स्टेप्स है, सीक्वेंस है, स्टेप चेंज नहीं कर सकते आप। पहला प्रोसेस है, अगर प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो कारण बताना पड़ेगा उसको। क्या? आपको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन है कि वह अपने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है। 2 वर्ड बताया, मिसकंडक्ट कर रहा है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। कौन चार्ज लगाएगा उसके खिलाफ? कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस पर चार्ज लगा सकती है, लोकसभा भी लगा सकती है। अच्छा, जिसने भी इसके खिलाफ चार्ज लगाना है उसको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का? 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और इस नोटिस में कम से कम 1/4 लोग साइन करेंगे। अगर लोकसभा को नोटिस देना है प्रेसिडेंट को, तो वो 14 दिन का नोटिस देंगे कि हम आपके खिलाफ इंपीचमेंट लाना चाहते हैं। उस नोटिस में लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि क्यों आपको निकाल रहे हैं, आपने ऐसा क्या बदतमीजी की है, ऐसे अपना क्या मिसकंडक्ट किया कि मैं आपको निकालना चाहता हूं। और रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने कहा स्टार्ट लोकसभा से हो रहा है तो लोकसभा के 2/3 मेंबर, कितने? 2/3 मेंबर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 67% बोलते हैं, 100 में से 67 लोग, उसको कहते हैं 2/3। तो 2/3 मेंबर क्या करेंगे? अगर क्या करेंगे, पास करेंगे, तब जाकर क्या होगा? एक हाउस से परमिशन मिल गई, अब दूसरे हाउस के पास परमिशन जाएगी। तो जब ये चार्ज क्या होगा, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस ऐसे नहीं मान लेगा, दूसरा हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा। दूसरा हाउस उस पर डिस्कशन करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट निकालेगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में चेक होगा, क्या चेक होगा? कि प्रेसिडेंट दोषी है कि नहीं है, प्रेसिडेंट इज इन मिस्टेक और नॉट। प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा कि आइए, आपसे सुना जाए कि आप बताइए, आपको क्यों ना देश के राष्ट्रपति पद से निकाल दिया जाए। प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट पाई गई सही, अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सही पाई गई तो क्या होगा? ये हाउस भी क्या करेगा? 2/3 मेजॉरिटी से क्या करेगा? प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्ज सस्टेन कर देगा। क्या पाएगा? कि चार्ज सही है, पाएगा कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए थे वो एकदम सही है। और जैसे ही 2/3 मेजॉरिटी से क्या होगा? चार्ज पास कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफिस से चला जाएगा, प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा। तो 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा में पास हुआ फॉर एग्जांपल, तो 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा में भी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के बाद प्रेसिडेंट से उसकी बातें सुन करके उसको भाई कुछ अगर जवाब देना तो सुन लो, बता दो अपना रीजन, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को चलता करेंगे, चल तू निकल, चल फुट यहां से। हाँ, बात समझ में आई? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। दोनों हाउस में चार्ज क्या होने चाहिए? प्रूव होने चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से निकाला जाएगा। और क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास? पावर है, बहुत सारे इमेंस पावर है। सबसे पहला पावर है एग्जीक्यूटिव। सर ये एग्जीक्यूट क्या होता है? देखिए, प्रेसिडेंट के नाम से कानून को इंप्लीमेंट कराया जाता है, इस इंप्लीमेंट करने वाले शब्द को बोलते हैं एग्जीक्यूट। तो प्रेसिडेंट के नाम से सारे ऑर्डर्स इशू होते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्या है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, जजेस को, चीफ जस्टिस को, गवर्नर को। हाँ भाई, सारे अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल किसका है? प्रेसिडेंट का है। वो कैसे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को चाहे तो वह हटा सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। बॉर्डर एरियाज, यूनियन टेरिटरीज, इस पे तो विशेष कंट्रोल है, बॉर्डर एरिया खास करके। समझ में आया? अब आता है डिप्लोमेटिक पावर, मतलब डिप्लोमेसी, दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, किससे हमारी फॉरेन पॉलिसी दोस्ती है, किससे हमारी दुश्मनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारे देश के एम्बेसडर। सर ये एम्बेसडर कौन होते हैं? अरे हमारे देश के एक प्रतिनिधि जो हर देश में रहते हैं,
अब अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, क्यूबा चले जाओ, जापान चले जाओ, वहां पर ये एम्बेसडर्स रहते हैं। सर रहते कहाँ हैं? एम्बेसी में रहते हैं। तो तुम्हें पासपोर्ट चाहिए, दूसरे देश में जाना चाहिए, वहां कोई मदद चाहिए, तो इनके पास पहुंचो। इसको किसने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट का। अच्छा, दूसरे देश के एम्बेसडर्स हमारे देश में रहते हैं, फिर कहां रहते हैं? मैंने कहा अपनी एम्बेसी में रहते हैं। जैसे अमेरिकन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी, इन सब की एम्बेसी हमारे दिल्ली में है। हाँ सही कह रहा हूं। तो उन देशों के नागरिक की मदद करने के लिए। बस समझ आया? डिप्लोमेटिक रिलेशन, नंबर नाम से देखो विदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध हो। और हमारे देश में अगर कोई एम्बेसडर आएगा, कोई हाई कमिश्नर आएगा, कोई डिप्लोमेटिक एनवॉय आएगा, तो उनको रिसीव कौन करेगा? उनका वेलकम कौन करेगा? उनका वेलकम राष्ट्रपति करेंगे। और तो और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो एग्रीमेंट में प्रेसिडेंट का नाम होगा, क्योंकि इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। समझ में आया ना? एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट। अगर भारत को कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करना होगा तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक तो बताया, पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा डिप्लोमेटिक पावर, अब तीसरा आ रहे हैं, तीसरा है लेजिस्लेटिव पावर। तो कानून का पावर, लॉ वाला पावर। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? पार्लियामेंट के सेशन को एड्रेस करता है। मतलब जब पार्लियामेंट की बैठक होती है तो उस पार्लियामेंट की बैठक में प्रेसिडेंट पहली स्पीच देता है। कब देता है? जब 5 ईयर के बाद, जब पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ द सेशन में प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है। कहते हैं प्रेसिडेंट की स्पीच होती है। स्पीच मतलब एड्रेस करना। एड्रेस मतलब ये नहीं प्रेसिडेंट पता बताता है कि मेरा घर कहां है, पार्लियामेंट के पीछे वाली बिल्डिंग में। नहीं नहीं, एड्रेस मतलब स्पीच देना। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? जो फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली होता है, और या तो हर साल का जो पहला दिन होगा सेशन का पार्लियामेंट का, उसमें प्रेसिडेंट स्पीच देगा। ठीक है? और क्या करता है? पार्लियामेंट को मैसेज भेजना हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो लोकसभा और राज्यसभा को अपना मैसेज भेज सकता है। इवन हाउस को कॉल कराना हो, मतलब हाउस की बैठक बुलानी हो, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। और हाउस का सेशन खत्म हो गया, मान लो 20 दिन की बैठक थी, 20 दिन पूरे हो गए, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, तो अब सेशन खत्म होने का डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रोड्यूस मतलब सेशन का एंड, सेशन खत्म हो रहा है, या कौन बताएगा? प्रेसिडेंट बताएगा। और लोकसभा को रिजॉल्व करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, राज्यसभा को रिजॉल्व नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है, 12 व्यक्ति जो किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विस में, एजुकेशन में, हाँ किसी न किसी ऐसे फील्ड में, कोई साइंस में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सेवाओं को देखते हुए दिया जा सकता है। तो कभी कभी साइंटिस्ट, कभी कभी फिल्म अभिनेता, कभी कभी स्पोर्ट्समैन भी क्या करते हैं? पार्लियामेंट में आ जाते हैं। कौन लाता है इनको? मैंने कहा प्रेसिडेंट लाता है। ठीक है? और क्या करता है प्रेसिडेंट? असेंट टू द बिल, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ, चाहे मनी बिल हो चाहे नॉन मनी बिल हो, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना होता है। प्रेसिडेंट जब साइन कर देती है तो वह देश का कानून बन जाता है। बिना साइन के वो लॉ नहीं बन सकता। समझ गया? अब प्रेसिडेंट चाहे कि हमको रोक देना चाहते हैं हमेशा के लिए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रेसिडेंट को भी समय दिया जाता है, एक निश्चित समय के अंदर प्रेसिडेंट उसको एडवाइस देके रीसेंड कर सकता है पार्लियामेंट में, जिसके बाद पार्लियामेंट अगर दोबारा भेजेगी तब प्रेसिडेंट को तो साइन करना पड़ेगा। चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट का चॉइसेस थोड़ी कम है, क्योंकि उसको वही करना है जो कैबिनेट का डिसीजन है, जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है। प्रेसिडेंट, मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 123 में बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर है, ऑर्डिनेंस इशू करना। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए। एक नया राज्य बना तेलंगाना, पता होगा, नया राज्य बना झारखंड, नया राज्य बना छत्तीसगढ़, हाँ ये सब नए राज्य बने हैं ना, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से बने हैं। फाइनेंशियल पावर मतलब पैसे का पावर। तो मैंने कहा मनी बिल को लोकसभा में लाया जाता है, पर प्रेसिडेंट की परमिशन से लाया जाता है। जिसमें भी टैक्स लगने वाला हो, जिसमें बजट बनने वाला हो, वो बिल प्रेसिडेंट की परमिशन से आता है। देश का जो एनुअल बजट है, जिसमें सरकार के खर्चे और कमाई होते हैं, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण, हाँ हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। ये क्या करती है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती है। कहती है कि मैं यह बजट अपने देश के राष्ट्रपति के बिहाफ पे प्रेजेंट करती हूं। इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आई प्रेजेंट द बजट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। बस समझ में आया? प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है, पता चल गया। और क्या है? देश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब खर्चे और कमाई का रिकॉर्ड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ मेरा नहीं, मोदी जी का, सरकार का साल भर का खर्च कितना है, साल भर का कमाई कितना है, इसका हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। लिख के दिखाओ कहां का खर्चा किया है। ठीक है? एकदम बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। किसके कहने पे? ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। और क्या होगा? एक फंड बनाया गया जिसका नाम है कॉन्टीजेंसी फंड। इस फंड को जरा ध्यान से सुनिए, इस फंड के बारे में क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, ध्यान से सुनिए। क्या नाम है फंड का? क्या नाम है फंड का? कॉन्टीजेंसी फंड। इस फंड का पैसा निकालने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट चाहे तो इसके पैसे निकालने का पावर। इस फंड में पैसे रखे होते हैं, इस फंड में लाखों खरबों रुपए रखे हुए हैं, और यह पैसा कब निकाला जा सकता है? जब कोई अचानक कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाए, कोई बड़ा आपदा आ जाए। मान लेते हैं बड़े एरिया में क्या हो गया, भूकंप आ गया है, लाखों घर तबाह हो गए, लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, या एक बहुत बड़ा फ्लड आया है और हजारों घर बाढ़ में बह गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, तो इस फंड से पैसा निकाल करके, क्या नाम है फंड का? कॉन्टिजेंसी फंड। ध्यान से सुनिएगा, यह नॉर्मल फंड नहीं है, यह स्पेशल फंड है, और उसके पास पैसा निकालने का पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट अनुमति दे देगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अनुमति देगा कि इस फंड से पैसा निकाल करके आप वेलफेयर के काम में लगाइए, देश हित में लगाइए। बात समझ आया? ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, सारा फाइनेंशियल पावर। पैसे से भी प्रेसिडेंट मजबूत है, और प्रेसिडेंट चाहे तो देश में एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर दे। ये कब करेगा? जब देखेगा कि देश में पैसे की तंगी आ रही है। क्या पैसे की तंगी आ रही है? और वह हर 5 साल में चाहे तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी फाइनेंस कमीशन बना सकता है। मिलिट्री पावर, मैंने पहले ही बताया था, देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस कौन है? क्या?
सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कहने पे ही सारे चीफ ऑफ द आर्मी विंग जैसे आर्म फोर्सेस, हाँ ये सब अपॉइंट होते हैं। मतलब नेवी के, आर्मी के और एयरफोर्स के जो हेड होते हैं जिसको चीफ कहते हैं, क्या चीफ, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर दे हमला, वॉर कर दो। तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा तब तक हमारी सेनाएं वॉर नहीं करेंगी। और अगर वॉर चल रहा है, शांति, लड़ाई बंद हो जाए, हथियार रख दिया जाए, कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास। देखिए क्या जबरदस्त पावर है। तो युद्ध हो, शांति हो, प्रेसिडेंट की एडवाइस के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल पावर। तो प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट ने जो भी पावर अपने एक्सरसाइज किए, अर्थात प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स थे सारे, डिप्लोमेटिक पावर था उसके पास, आपने पढ़ा, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है। अब प्रेसिडेंट ने कोई भी पावर अपना जो इस्तेमाल था कर लिया, है ना, अब उसके खिलाफ कोर्ट पे जा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने गलत काम किया। जवाब है नहीं नहीं नहीं। एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट इज इन पोजीशन, नो कोर्ट ऑफ अथॉरिटी कैन क्लेम अगेंस्ट हिज पावर। मतलब उनके पावर या ड्यूटी के खिलाफ किसी भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, याद रखिए। और कोई क्रिमिनल केस भी नहीं लगाया जा सकता उसके खिलाफ जब तक वो क्या है, ऑफिस में है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को पार्डन कर सकता है। जैसे कोई अपराधी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सजा दे दी है, ठीक है, एक अपराधी है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको फांसी कर दिया जाए, तो वह चाहे तो प्रेसिडेंट को माफी के लिए पत्र दे सकता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। प्रेसिडेंट चाहे तो उसके पत्र को देख करके, उसके माफीनामे को देख करके, उसका रिकॉर्ड चेक करके माफ भी कर सकती है, उसकी सजा कम भी कर सकती है, फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट कर सकती है, और यहां तो कंप्लीट बेल दे सकती है। कंप्लीट, हाँ, सही सुन रहे हो, प्रेसिडेंट सर्वशक्तिशाली है, कोर्ट से भी ऊपर है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो चाहे तो वो क्या कर सकता है, पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल को चेंज कर सकता है, पनिशमेंट और सेंटेंस को चेंज कर सकता है, बहुत पावर है उसके पास। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर। ये थोड़े अनोखे अलग पावर है। क्यों सर, ये सबसे अलग पावरों में सबसे अलग पावर ये क्यों है? डिस्क्रिशन मतलब होता है आउट ऑफ इट्स ओन, क्या, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इसका मतलब अब प्रेसिडेंट इस वाले पावर को करने के लिए किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी कैबिनेट की नहीं सुनती है, अपनी सुनती है। मतलब हमारे पास प्रेसिडेंट के पास यह एक अनोखा पावर है जिसमें प्रेसिडेंट किसी और की राय नहीं लेती है। वैसे मैंने कहा था सारे पावर, जितने भी पावर पढ़े ऊपर तक, है ना, जितने भी जुडिशियल पावर, जितने भी ऊपर पढ़े, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर, सब में उनको सुननी किसकी होती है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को सुननी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की सुननी होती है। जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा वही प्रेसिडेंट करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर करेगा वही प्रेसिडेंट करेगा। पर मैंने कहा यहां प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलेगी, या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिशनरी, आउट ऑफ इट्स ओन। इसका यह मतलब है। तो कब होता है पावर ये वाला यूज? अब सोचिए चुनाव हुआ, देश में जनरल इलेक्शन हुआ, और किसी एक पार्टी के पास भी क्या है, कोई मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी मतलब आधे से अधिक सीट नहीं है। अब प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकती है। यस, ये पावर है। प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है जिसको उसको लगता होगा कि जो मेजॉरिटी ला सकता है। और या तो किसी प्राइम मिनिस्टर के सडन मरने पर, अचानक प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई, मर्डर हो गया ना, तो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। और प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है अगर जो पार्टी इन पावर है वो मेजॉरिटी लूज कर जाए। अब सोचिए एनडीए गवर्नमेंट पावर में है, अगर उसके पास क्या हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, बहुत पावर उसके पास। एंड लास्ट, प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो। एक पावर और है जिसे कहते हैं इमरजेंसी पावर, मतलब ऐसा पावर जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं किया जाता है। कोई अप्रिय घटना, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए तो यह एक्शन लिया जाता है, मतलब नॉर्मल डेज में नहीं होगा। एक सिचुएशन है जब प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएगा। इस समय पावर किसके पास आ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। जैसे पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी। अब सोचिए देश पर हमले का डर है या देश में हमला कर दिया है, यह इमरजेंसी कई बार डिक्लेयर हो चुकी है। इंडिया पर पाकिस्तान ने हमला किया 1961 में, तो यह इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। इंडिया में पाकिस्तान ने एक बार और हमला किया 1948 में, हाँ स्टार्टिंग में, अभी आजाद हो रहा तभी कर दिया था, उस समय कश्मीर पर हमला कर दिया है, हाँ कश्मीर को जीतने के लिए, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है। तो देश की अगर पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, सिविल वॉर है, तो ये हो सकता है। और कब हो सकता है? कब होता है नेशनल इमरजेंसी? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए, तब हो सकता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में पैसे को दिक्कत आ जाए। तो मैं पहली इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, डिटेल में देखिए। नेशनल इमरजेंसी, जिसको जनरल इमरजेंसी कहते हैं, ये कब होगा? जब देश पे वॉर हो जाएगा, एक्सटर्नल अटैक हो जाएगा, आर्म्ड रेबेलियन हो जाएगा, अपनी ही देश की सेना क्या करे, अपने ही गवर्नमेंट से बगावत कर दे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इमरजेंसी कितने महीने की होती है? 1 महीना। इस इमरजेंसी को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 1 महीने की इमरजेंसी होती है, 6 महीने बढ़ाई जा सकती है। इसमें क्या होता है इमरजेंसी में? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोगों का फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है। क्या? राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन छीन लिया जाता है। समझ में आ गया? लोगों को क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। किसी का जान नहीं लेंगे, किसी की लिबर्टी नहीं लेंगे, बट क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ करेंगे। और क्या होगा? सेंटर स्टेट रिलेशन चेंज हो जाएगा। इस समय यूनियन पार्लियामेंट क्या आ जाएगी? स्टेट के सारे कानून बना देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉ या पावर खत्म हो जाएगा और वहां कानून की जरूरत भी होगी, तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। समझ में आया? और क्या होगा? फाइनेंस भी क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। सारे फाइनेंशियल मैटर रुक जाएंगे। सारे मैटर्स किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे।
और यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या हो जाएगा 1 साल तक। कब तक? 1 साल तक इसको और एक्सटेंड किया जाता है, मतलब ये इमरजेंसी मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड की जाती है। 1962 में वॉर हुआ था, चाइना ने हमारे देश में अटैक कर दिया था, तो ये इमरजेंसी आ चुकी थी। इससे पहले मैंने बताया था पाकिस्तान में अटैक कर चुकी थी हमारे पास। अब आता है नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका मतलब हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, जैसे मैंने कहा स्टेट की गवर्नमेंट है ना, अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है स्टेट को, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ही क्या हो जा रही है, टूट गई है। हाँ, मान लेते हैं कि चुनाव हुआ, किसी भी एक पार्टी को पास पावर नहीं आया, टुकड़े टुकड़े में पार्टी हो गई, और क्या राज्य में अराजकता फैली हुई है, लूट मारकाट मॉब, है ना, ये सब मचा हुआ है, और गवर्नमेंट को रोक नहीं पा रही है। तब क्या होगा? तब वहां पे होगा प्रेसिडेंट रूल। क्या होगा? देखा कब होगा प्रेसिडेंट रूल? अगर गवर्नर उस स्टेट का, जिस स्टेट में ये प्रॉब्लम आई, उस स्टेट का गवर्नर क्या करेगा, देखेगा कि वहां की गवर्नमेंट स्टेट को प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट को नहीं चलाया जा रहा है, तो वह क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल लगवा देगा। कैसे? प्रेसिडेंट को वह लेटर लिख करके कि यहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ पर राज्य सरकार क्या करे, काम नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है। कब तक चलेगी इमरजेंसी? मैंने कहा 2 मंथ। क्या एक्सटेंड की जा सकती है? यहाँ 6 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 महीने से बढ़ा करके 6 महीने किया जाता है, और उसके बाद 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जाता है। मैक्सिमम कितना टाइम है? 1 ईयर तक। तो हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है ना। इमरजेंसी लगेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? मैंने कहा वहां पे प्रेसिडेंट का रूल चलेगा, और क्योंकि प्रेसिडेंट का जो प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नर होता है, तो गवर्नर क्या करेगा? स्टेट को चलाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी क्या होगी? मैंने कहा इमरजेंसी लगते ही वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कानून खत्म और यूनियन गवर्नमेंट का कानून चलेगा। प्रेसिडेंट वहां की विधानसभा को डिसॉल्व कर देगा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, डिसॉल्व कर देगा, और चाहे तो उसको सस्पेंडेड भी रख सकता है, उसकी मर्जी, या तो असेंबली पूरी डिसॉल्व कर दे या सस्पेंड कर दे। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स पर डिस्कस करेगा। ये इमरजेंसी बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन इंडिया में। जैसे पहला प्रेसिडेंट रूल 1951 में पंजाब में आया था, 1951 में आया था, तो ऐसा बहुत बड़ा चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक ऐसा सिचुएशन जब देश के पास क्रेडिट और फाइनेंस की कमी है, एक ऐसा सिचुएशन जब देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया, कमजोर हो गया है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं। ये इमरजेंसी कितने महीने चलेगी? 2 महीने चलेगी। ये इमरजेंसी 2 महीने चलेगी। अगर चलेगी तो क्या होगा? अभी तक हुई नहीं है, अगर होगी तो क्या इफेक्ट होगा? इस इमरजेंसी में सरकार, प्रेसिडेंट क्या करेगी? एक फाइनेंस कमीशन बनाएगी, जिसका काम होगा कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना कि किस तरीके से इमरजेंसी से बाहर निकला जाए, कैसे देश में वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया जाए, कैसे देश को वापस आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। और क्या करेंगे? प्रेसिडेंट इस समय चाहे, सिर्फ इस समय, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, क्या प्रेसिडेंट सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जजेस की सैलरी रिड्यूस कर सकता है? जवाब है हाँ हाँ हाँ। बस कब कर सकता है? जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो वो क्या करेगा? सैलरीज एंड अलाउंसेस सबकी घटा देगा। हाँ, वैसे नॉर्मली नहीं कर सकता, ठीक है ना। और सारे मनी बिल को क्या करेगा? प्रेसिडेंट खुद पहले क्या करेगा? कंसीडर करेगा। मनी बिल पहले प्रेसिडेंट कंसीडर करेगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। और प्रेसिडेंट चाहे तो इंस्ट्रक्शन दे सकता है स्टेट्स को कि फंड का सारा यूटिलाइजेशन, जो फंड दिए जा रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। आइए बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी की। आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ जी, ऑनरेबल जगदीश धनखड़ जी, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? मैंने कहा जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही देश का क्या हो जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और इलेक्शन कैसे होता है? मैंने कहा अरे क्वालिफिकेशन क्या होता है इसके लिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम। अच्छा, अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ध्यान सुनिएगा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। और यही वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होगा, याद रखिएगा, सिर्फ दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती हैं इसमें। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, इसमें नहीं होती। इसमें सिर्फ 2 हाउस है, मतलब लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अपने देश का वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, और जो देश का प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिक चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब ऑफिस ऑफ इनको ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। इनको ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और टर्म ऑफिस कितना है इसका भी? 5 साल। टर्म कितना है? 5 साल। और उससे पहले चाहे तो रिजाइन कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। अपना रेजिग्नेशन वो क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रेजिग्नेशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द स्पीकर। मतलब भेजेगा प्रेसिडेंट को लिखेगा टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इसकी जानकारी किसको देगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। थोड़ा टिपिकल नाम है ना। वाइस प्रेसिडेंट लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड मैडम, आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम माय पोस्ट, ठीक है, ये लिखेगा, पर किसको रहा है? प्रेसिडेंट को लिख रहा है। अब प्रेसिडेंट क्या करेगी? ये लेटर किसको भेज देगी? ये लेटर भेज देगी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। बात समझ आई? अब स्पीकर ऑफ लोकसभा बड़ा पावरफुल है, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी, वाइस प्रेसिडेंट को भी निकाला जा सकता है, सेम प्रोसीजर है इंपीचमेंट के प्रोसीजर से, जैसे प्रेसिडेंट को निकाला जाता है वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। आज तक अभी हुआ नहीं, डोंट वरी, हमारे देश में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को नहीं निकाला गया, ठीक। पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो पावर क्या है? मैंने कहा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, पहले बता दिया, कीवर्ड बताया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्या कीवर्ड है? एक्स ऑफिशियो। और क्या खास बात है? ये प्रेसिडेंट का चार्ज ले सकता है जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे, या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी अपने इलनेस की वजह से या कोई और मेडिकल रीजन की वजह से नहीं पूरा कर पा रहा है। इन सारे केसेस में प्रेसिडेंट के बदले वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा।